प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी के इस क्लास में। और हम लोग आज पढ़ रहे हैं व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ, और वो है वाक्य भेद। वाक्य भेद दो आधारों पर किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। हम लोगों ने इससे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे, और हमने देखा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। आज हम लोग देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद और उसकी परिभाषा और ढेर सारे उदाहरण और वाक्य के रूपांतरण को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, और उसमें पहला नाम है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो किसी पुस्तक में सरल लिखा रहता है, किसी में साधारण लिखा रहता है, और किसी में मिश्र लिखा रहता है, किसी में मिश्रित लिखा रहता है। और ये इस तरह से इसके 3 भेद आप लोग जो है देख रहे हैं। और किसी पुस्तक में संयुक्त वाक्य 2 नंबर पर भी आपको दिख सकता है, किसी पुस्तक में आपको 3 नंबर पर भी दिख सकता है। तो इससे हम लोग को ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये तीनों भेद होने चाहिए। और अब हम लोग एक एक करके सभी भेदों के बारे में अच्छी तरह जान लेते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला भेद है, और उसका नाम है सरल या साधारण वाक्य। तो इसकी हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, हम लोग उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। एक ही लक्षण है कि एक मुख्य क्रिया होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, मदन घर जा रहा था। घर जाना एक जो है मुख्य क्रिया है, जाना मुख्य क्रिया है। तो जाना कहाँ हो रहा है? घर जाना हो रहा है। तो ये आपको सरल वाक्य का उदाहरण हुआ। श्याम ने दुकान से पुस्तक खरीदी। खरीदी मुख्य क्रिया हुआ। तो ये पूरा वाक्य आपको साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहा जाएगा। और अब देखिए, राम ने लंका जाकर अपने बाण से रावण को मारा। एक लंबा वाक्य है, लेकिन इसमें एक ही मुख्य क्रिया है। बाकी जो क्रिया कुछ आपको दिखेंगे भी, वो सब गौण क्रिया है, मुख्य क्रिया नहीं है। तो मुख्य क्रिया एक ही है, वो है मारा, राम ने मारा। तो इस आधार पर हम इसको सरल या साधारण वाक्य कह सकते हैं। और एक छोटा वाक्य भी देख लीजिए, आज रविवार है। यहाँ है आपको मुख्य क्रिया का कार्य कर रहा है। तो इसके आधार पर ये आपको सरल या साधारण वाक्य कहा जाएगा। तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। दूसरा भेद है मिश्र या मिश्रित वाक्य, और इसकी परिभाषा देखिए। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गौण हों, उन्हें मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो एक से अधिक इसमें उपवाक्य रहते हैं, लेकिन एक ही प्रधान रहता है, अन्य वाक्य जो होते हैं वो प्रधान नहीं होते हैं। तो उन्हें ही हम लोग मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। और इसको पहचानना भी बहुत आसान है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको हम लोग देखेंगे और बिल्कुल आसानी से पहचान जाएंगे कि यह मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है। तो पहचानने के लिए कुछ शब्द आपके सामने है, नीचे में लिखा हुआ है। ये शब्द है कि, जो और जिसे, यदि, क्योंकि आदि शब्द इसमें आते हैं। और हम लोग इसके आगे उदाहरण को देखेंगे तो और भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। पहला उदाहरण देखिए, मोहन ने कहा कि आज उसे भूख नहीं है। तो हम लोग एक लंबा वाक्य देख रहे हैं, और इसमें बीच में जो की लगा हुआ है, और सिर्फ उसी को देखकर हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि यह मिश्र वाक्य है। मोहन ने कहा कि आज उसे भूख नहीं है, बीच में की लगा हुआ, कितना आसान। ये दूसरा उदाहरण देखिए, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। तो इसमें जो लगा हुआ है, जो से हम लोग पहचान वाला में देखे थे, जो है की लगा रहता है, जो लगा रहता है। तो यहाँ जो लगा हुआ है,
तो जो लगा हुआ रहने से ही हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें 2 उपवाक्य जरूर होंगे। जो परिश्रम करेगा, यदि हम इतना ही बोल के छोड़ देते हैं तो सुनने वाला सोचेगा कि इसको कुछ आगे और भी बोलना था जो ये बोल नहीं रहा है। तो इसका पूरा वाक्य होगा, जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। तो जो लगने से ही ये वाक्य मिश्र वाक्य हो गया है। और तीसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर है जिसे भूख लगी है उसे खाना दो। 2 उपवाक्यों को जोड़ दिया गया है जिसे के माध्यम से। तो इसमें जिसे लगने से मिश्र वाक्य हो गया है। यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। देखिए इसमें यदि लिखा हुआ है, शुरू में ही है। ये जो है यदि के माध्यम से यहाँ पर 2 उपवाक्यों को जोड़ा गया है। देखिए यदि बोलना नहीं आता, इसके बाद एक अधूरा वाक्य भी, तो चुप रहना चाहिए। तो ये दोनों मिला के एक पूर्ण वाक्य होता है। तो इस तरह से यह आपको मिश्र वाक्य का एक उदाहरण हुआ। और देखिए अंतिम उदाहरण जो है मिश्र वाक्य का, ये है हनुमान लंका गए क्योंकि उन्हें सीता माता का पता लगाना था। देखिए थोड़ा सा लंबा वाक्य, हनुमान लंका गए, क्योंकि एक शब्द आया हुआ है इसमें। और ये क्योंकि जो है दोनों उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है, लेकिन दोनों को स्वतंत्र रख देने से उसका अर्थ ठीक से नहीं आता है। और यहाँ क्योंकि लगा देने से एक अच्छा वाक्य बन जाता है। दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो मिश्र वाक्य में ये निर्भरता बनी रहती है। और यदि निर्भरता हट जाएगी तो हो सकता है संयुक्त वाक्य हो जाए। और तीसरा भेद है संयुक्त वाक्य। तो इसकी भी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब इसको भी पहचानने का कुछ नियम है, और इस नियम को जान लेने से जो है वाक्य को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। देखिए इसमें क्या रहता है, किंतु रहता, और या और इसलिए आदि शब्द रहते हैं, लेकिन ये योजक के रूप में रहना चाहिए। और यदि ये योजक के रूप में नहीं है तो हम इसे संयुक्त वाक्य नहीं कह सकते हैं। इसके लिए आपको इस पाठ के अंत में जो एक बहुत अच्छा उदाहरण देने वाला हूँ, तो जिसमें आप देखेंगे कि इसमें किंतु और या इसलिए कोई एक शब्द आया हुआ है, और जिसके रहने के बावजूद भी ये संयुक्त वाक्य नहीं बनता है। तो ये संयुक्त वाक्य जो है तभी कहा जाएगा जब ये शब्द योजक समुच्चय बोधक योजक के रूप में आएंगे। तो इसमें आप लोग देखिए उदाहरण इसका, मोहन अनपढ़ है किंतु वह समझदार है। एक शब्द किंतु आप लोग देख रहे हैं, ये 2 उपवाक्यों को जोड़ता है आपस में, और दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है ऐसा भी नहीं है। दोनों स्वतंत्र वाक्य है या स्वतंत्र उपवाक्य। देखिए मोहन अनपढ़ है, इतना भी कह के हम छोड़ सकते हैं, और हम ये भी कह के छोड़ सकते हैं कि वह समझदार है। ये जो किंतु है ये मोहन और समझदारी को आपस में जोड़ा है खाली। तो मोहन अनपढ़ है किंतु वह समझदार है, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। और देखिए दूसरा उदाहरण, श्याम सुबह में पढ़ता है और दोपहर में सो जाता है। श्याम सुबह में पढ़ता है, स्वतंत्र वाक्य है। श्याम दोपहर में सो जाता है, ये भी स्वतंत्र वाक्य है। अब इस दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो बीच में और लगाना पड़ेगा। श्याम सुबह में पढ़ता है और दोपहर में सो जाता है, तो और लगाने की वजह से ये हो गया आपको संयुक्त वाक्य। और देखिए इसके बाद तीसरा उदाहरण, आप सच बोलेंगे या चुप रहेंगे। देखिए 2 वाक्य है इसमें, आप सच बोलेंगे और दूसरा है आप चुप रहेंगे। दोनों को हमने जोड़ दिया है। आप सच बोलेंगे या चुप रहेंगे, तो या लगने से भी हम लोग देखते हैं कि ये संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो और देखिए चौथा उदाहरण, मौसम बहुत ख़राब है इसलिए आपको अपनी यात्रा रद्द कर देनी चाहिए। यहाँ पर एक शब्द आया इसलिए, इसके माध्यम से हमने 2 उपवाक्यों को जोड़ा है। मौसम बहुत ख़राब है और आपको अपनी यात्रा रद्द कर देनी चाहिए, इसके बीच में हमने इसलिए लगा दिया है। एक जो कारण को जोड़ देने से दोनों आपस में जुड़ गया है। और अब हम लोग सीखने वाले हैं वाक्य रूपांतरण।
वाक्य रूपांतरण में क्या होता है कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य, ये हम लोग इसमें बदलते हैं। तो आप लोग को परीक्षा में यही ज़्यादा आता है और इसी पर आपको ध्यान देना है। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक चीज़ ध्यान देना कि वाक्य का रूपांतरण करते समय कुछ शब्दों का हेरफेर तो हो जाता है, लेकिन उसके अर्थ में हेरफेर नहीं होना चाहिए। और यदि अर्थ में हेरफेर हो गया तो वो गलत हो जाएगा। तो देखिए, अभी आपको दो मैं दे रहा हूँ यहाँ उदाहरण, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन एक सरल वाक्य है, दूसरा मिश्र वाक्य है। तो सरल वाक्य देखिए आप लोग, साहसी बालक सफल होते हैं, और इसका मिश्र वाक्य बनेगा, जो साहसी बालक होते हैं वे सफल होते हैं। दोनों ही वाक्यों का एक ही मीनिंग है। तो हम लोग मीनिंग को यदि एक रखते हैं और वाक्य का रूप बदल देते हैं तो उसी को वाक्य रूपांतरण कहते हैं। मतलब एक भेद से दूसरे भेद में बदल देना, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल ही सेम रहेगा, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। और यदि अंतर हो गया तो वो गड़बड़। तो अब हम लोग और भी जो है वाक्य लेते हैं और इसको देखते हैं कैसे किया जाता है। देखिए, एक सरल वाक्य, पिताजी ने मुझे पढ़ाकर पुलिस में भर्ती कराया। यह एक सरल वाक्य का उदाहरण है और इसका हमको बनाना है संयुक्त वाक्य। तो हम लोग संयुक्त वाक्य इसका बना रहे हैं, पिताजी ने मुझे पढ़ाया और पुलिस में भर्ती कराया। कितना आसान है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो अब देखिए कि हम लोग मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे। जो सत्य बोलते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण हुआ। तो इसमें देखिए जो लगा हुआ है, आप लोग मिश्र वाक्य वाले में देखे होंगे कि जो भी लगता है कि जो शब्द का प्रयोग होता है तो वो मिश्र वाक्य हो सकता है। तो यहाँ जो लगा हुआ है शुरू में, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हुआ। अब इसको सरल वाक्य में बदलते हैं, सत्य बोलने वाले को सभी प्यार करते हैं। दोनों का मीनिंग, भाव एकदम सेम है, तो ये इसका सही वाक्य रूपांतरण हुआ। और अब देखिए, एक ही जगह मैं आपको जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य तीनों दिखाता हूँ। आप लोग देखेंगे कि इसका जो अर्थ है वो एक है कि नहीं, सेम है कि नहीं, मीनिंग इसका भाव कुछ बदलता भी है क्या। तो देखिए, एक संयुक्त वाक्य पहले आप लोग को दे देता हूँ। चोर ने सिपाही को देखा और भाग गया। तो इसमें दो वाक्य है, उसको जोड़ा गया। चोर ने सिपाही को देखा एक वाक्य हुआ, और चोर भाग गया दूसरा वाक्य हुआ। दोनों को जोड़ दिया गया है, बीच में और आया हुआ है। चोर ने सिपाही को देखा और भाग गया, तो ये संयुक्त वाक्य हुआ। अब इसी का सरल वाक्य, चोर सिपाही को देखकर भाग गया। ये बिल्कुल दोनों का अर्थ एक ही है। और इसका मिश्र वाक्य भी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सबका अर्थ एक ही है। ये इसका मिश्र वाक्य देखिए, जब चोर ने सिपाही को देखा तब वह भाग गया। देखिए कितना आसान है इसको बदलना। तो आपको जो इसमें से, जो तीनों में से कोई भी वाक्य रहे तो आप उसको दूसरे भेद में बदल सकते हैं। और यहाँ अंत में आप लोग देखिए, कुछ आप लोग को वाक्य मैं दे रहा हूँ, इसको पहचानना है कि ये कौन सा वाक्य है। जैसे, आगे बढ़ो और मंजिल को प्राप्त करो। तो आप लोग सोच के बताइए, ये है आपको संयुक्त वाक्य। क्यों है, बीच में और लगा हुआ और ये दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। ये दूसरा देखिए एकदम ठीक इसी का, आगे बढ़कर मंजिल को प्राप्त करो। इसको आप लोग देखेंगे इसमें और भी नहीं लगा हुआ है और मिश्र वाक्य जैसा भी नहीं दिख रहा, कुछ पहचान नहीं है उसका। तो ये एक सरल वाक्य हुआ। और देखिए, जो आगे बढ़ते हैं वो मंजिल को प्राप्त करते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, वो पता चलेगा नो ये सरल वाक्य नो संयुक्त वाक्य। तो कौन सा वाक्य हुआ, मिश्र वाक्य हुआ। कैसे हुआ, तो आप लोग को मैंने तुरंत अभी बताया भी है, इसमें जो लगा हुआ है। और एक और देखिए, शिक्षक के द्वारा पुरस्कार देने पर विद्यार्थी खुश हो गए। ये देखिए, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुरस्कार दिया और विद्यार्थी खुश हो गए। तो विद्यार्थी अक्सर जो पुरस्कार पाकर खुश होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और कोई भी व्यक्ति पुरस्कार पाकर खुश होता है, तो शिक्षक के हाथों पुरस्कार लेना विद्यार्थियों को भी अच्छा लगता होगा।
तो ये थोड़ा सा लंबा वाक्य तो है, लेकिन ये सरल वाक्य का उदाहरण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक ही मुख्य क्रिया है और इसमें संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य का कोई लक्षण नहीं दिखता है। तो ये भी ध्यान रखना है किसी वाक्य को पहचानने के लिए कि उसमें जो लक्षण किसका दिख रहा है। यदि संयुक्त वाक्य का लक्षण है तो उसे हम लोग सीधे संयुक्त वाक्य कहेंगे, और मिश्र वाक्य का लक्षण रहने पर सीधे मिश्र वाक्य कहेंगे, और दोनों के लक्षण नहीं होने पर फिर एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, वो है सरल वाक्य। तो हम लोग जो है सीधे सरल वाक्य लिख भी सकते हैं। और सरल वाक्य की परिभाषा भी आप लोग जानते ही हैं कि बस एक ही मुख्य क्रिया होगी। और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो एक वाक्य आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ वो है राम, श्याम, मोहन और सोहन ने खाना खाया। ये कौन सा वाक्य है? आप लोग इसमें देख रहे हैं बीच में और भी लगा हुआ है, और अक्सर जो है बच्चे इसे देख करके संयुक्त वाक्य लिख देते हैं, जो गलत होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये और जो शब्द है ये सभी जगह जो है प्रयोग होने पर उस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य नहीं कह सकते हैं। जो है किसी किसी जगह संयुक्त वाक्य होता है, किसी जगह नहीं भी होता है। तो जहाँ होता है वो तो आपको मैंने बता ही दिया है कि दोनों तरफ और के दोनों तरफ एक उपवाक्य या वाक्य होना चाहिए। और यहाँ पर जो और का प्रयोग है वो किसी वाक्य को जोड़ने के लिए नहीं है। यहाँ पर ये 4 बच्चे हैं, राम, श्याम, मोहन और सोहन, उसमें से एक को जो है जोड़ता है। और हम लोग हिंदी में जब लिखते हैं 4 का नाम तो एक नाम जो अंतिम नाम से पहले हम लोग और लगा देते हैं। तो ये वही वाला और है, ये 2 संज्ञा शब्द को जोड़ रहा है। तो जब ये संज्ञा शब्द को जोड़ेगा तो ये संयुक्त वाक्य नहीं होगा। और जब 2 वाक्यों को जोड़ेगा, जब समुच्चय बोधक अव्यय का यहाँ पर प्रयोग होगा तो ये एक योजक के रूप में आएगा, तभी ये आपको संयुक्त वाक्य होगा, अन्यथा ये सरल वाक्य होगा। और राम, श्याम, मोहन और सोहन ने खाना खाया, यह एक सरल वाक्य का उदाहरण है। हमसे परीक्षा में जब भी पूछा जाएगा इस तरह के वाक्य तो हम उसे सरल वाक्य कहेंगे, और ध्यान से इसको देख लेंगे। तो इस तरह से आज का पाठ बच्चों समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी बारीकी को समझ गए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।